हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की सीरीज में आज हम सीखेंगे व्हाट आर कॉर्ड्स रूल। कॉर्ड्स रूल जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं डीबीएमएस के, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हु इज़ ईएफ कॉर्ड। ईएफ कॉर्ड कौन है? तो इनका पूरा नाम है एडगर फ्रैंक कॉर्ड। ये एक इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने आईबीएम कंपनी में काम किया है और इन्होंने ही रिलेशनल मॉडल, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डेटाबेस मॉडल में, तो उसमें से रिलेशनल मॉडल की थ्योरी जो है वो मिस्टर कॉर्ड ने दी थी। इन्होंने डेटाबेस के लिए 12 रूल्स डिफाइन किए थे कि अगर कोई डेटाबेस इन रूल्स को फॉलो करता है तो वो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस कहलाएगा। तो आइए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये 1923 से 2003 तक रहे। was an English computer scientist who, while working for IBM, invented the relational model for database management, the theoretical basis for relational database. In 1985, Cord published 12 rules that define ideal database. According to him, a database must obey these rules in order to be regarded as a true relational database. तो इनके रूल्स को फॉलो करेंगे अगर कोई डेटाबेस तो वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाएगा। तो सबसे पहले है इनके, वैसे तो 12 रूल्स हैं, लेकिन सबसे पहला रूल है जो कि इम्पोर्टेंट रूल है, जिसमें से बाकी के 12 रूल्स जनरेट हुए हैं, वो है रूल 0। तो रूल 0 फाउंडेशन रूल कहते हैं इसको। इसी से ही बाकी के 12 रूल्स जनरेट हुए हैं। तो फॉर एनी सिस्टम दैट इज एडवर्टाइज्ड एज और claimed to be a relational database management system, the system must be able to manage databases entirely through its relational capabilities. तो इस रूल में यही बताया गया है कि अगर कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर रिलेशनल कहलाना चाहता है तो उसे उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो उसमें डेटाबेस होना चाहिए, उसमें कुछ डेटा हम स्टोर कर सकें, इसलिए उसमें डेटाबेस की फैसिलिटी होनी चाहिए। उसमें मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि हमने जो डेटा उसमें स्टोर किया है उसको हम मैनेज कर सकें। उसमें से अगर हमको कुछ रिट्रीव करना है, कुछ अपडेट करना है, तो वो सब हम ऑपरेशंस उस पर कर सकें। और थर्ड है वो रिलेशनल होना चाहिए। उसमें जितने भी डेटा हमने रखा है, जितने भी टेबल्स हैं, उनके बीच में आपस में रिलेशन होना चाहिए। जैसे अगर एक टेबल की बात करें तो एक टेबल में रोज और कॉलम्स के बीच में आपस में रिलेशन होना चाहिए कि ये रो इस कॉलम की है। या फिर अगर 2 टेबल्स की बात करें तो वो भी आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। तो यही है फाउंडेशन रूल में। ये रूल इतना क्लियर नहीं है, इसीलिए इसको 12 रूल्स में डिवाइड किया गया है। तो अगला रूल है रूल 1, जिसको हम कहते हैं वो है इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल कहता है ऑल इंफॉर्मेशन, डेटा और मेटा डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड एक्सप्लिसिटली एट अ लॉजिकल लेवल एंड इन एग्जैक्टली वन वे बाय वैल्यूज इन टेबल। इंफॉर्मेशन रूल ये कहता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हम सेव करेंगे डेटाबेस में, चाहे वो डेटा हो या मेटा डेटा हो। मेटा डेटा मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। जैसे अगर आप बुक देखते हैं तो बुक में कई सारे चैप्टर्स होते हैं अलग अलग, लेकिन उसमें एक इंडेक्स पेज होता है जो उन चैप्टर्स के बारे में डेटा रखता है कि वो उनका पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है, चैप्टर नंबर क्या है। तो वो है डेटा। एक्चुअल डेटा हमारे चैप्टर में है, लेकिन वो डेटा अबाउट डेटा है। तो उसी तरह जो मेटा डेटा है या फिर डेटा है, उन सब की इंफॉर्मेशन जो हम डेटाबेस में रखते हैं वो इन फॉर्म ऑफ टेबल हमको रखनी चाहिए। ये फर्स्ट रूल कहता है। मेटा डेटा फॉर एग्जांपल हम इस टेबल से समझते हैं। इस टेबल में ये डेटा है, जैसे रोल नंबर 1 लिखा है
अमन, एड्रेस लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है, एज लिखी है, टू, ये सब ये हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड, यूज़र से रिलेटेड डेटा है। ओके, तो ये डेटा है, तो इसमें मेटा डेटा कहाँ है? मेटा डेटा है ये रोल नंबर, जो कि इस एट्रीब्यूट का हमको बता रहा है कि हमने इसमें स्टोर क्या किया है। अमन, गुरमीत, अमन, श्रेया, ये सब नेम है। ये जो ये नेम एट्रीब्यूट, ये कॉलम का नेम रखा गया है, सेल का नेम, ये हमको बता रहा है कि इस सेल में हमने क्या स्टोर किया है। तो ये है मेटा डेटा। ऐसे ही ये स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो टेबल का नेम भी मेटा डेटा होगा। ये सब इंफॉर्मेशन भी, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है टेबल का, या फिर जितनी भी टेबल्स हमारे डेटाबेस में बननी है, इन सब की इंफॉर्मेशन भी किसी ना किसी टेबल में स्टोर करके रखी जाएगी, और उसी को हम मेटा डेटा कहेंगे। अगर आपको ये जो मैंने अभी कहा ये समझ में ना आया हो, तो एक बार आप रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन किसी न किसी टेबल में ही स्टोर होगी। किसी भी टेबल का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरी टेबल में स्टोर होगी, उसको हम मेटा डेटा कहेंगे। अब अगला है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है गारंटीड एक्सेस रूल। मतलब हमने जितना भी डेटा किसी भी टेबल में सेव किया है, उनकी सेल्स में सेव किया है, हर सेल का हमको गारंटीड एक्सेस होना चाहिए। हम हर सेल को एक्सेस कर पाएँ। Each and every data in a relational database is guaranteed to be logically accessible by resorting to the combination of table name, primary key value and column name. हम इन तीनों का टेबल नेम, प्राइमरी की और कॉलम नेम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करके हर सेल को एक्सेस कर पाएँ, यही इस रूल में कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में देखिए, इस टेबल का नेम स्टूडेंट, प्राइमरी की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये 2, और कॉलम नेम फॉर एग्जांपल ये एज या कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी हमको चाहिए। तो हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करके हम हर सेल को, किसी भी सेल को एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर हमको रोल नंबर 4 की एज पता करनी है, तो हम कुछ इस तरह की क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट एज जो हमको चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल से, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4। तो जो ये क्वेरी अगर हम लिखेंगे एसक्यूएल लैंग्वेज में, तो हमको वो रिटर्न करके 21 जो हमको चाहिए है वो दे देगा। तो हमारा ये गारंटीड एक्सेस रूल यही कहता है कि हम हर कॉलम को इन कॉम्बिनेशन से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड रूल है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। हमें नल वैल्यूज अपने डेटाबेस में डिफाइन करके रखनी चाहिए कि हमने नल वैल्यूज क्यों ली हैं, उनका ट्रीटमेंट करके रखना चाहिए। द नल वैल्यूज इन अ डेटाबेस मस्ट बी गिवन अ सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल बिकॉज अ नल वैल्यू कैन बी इंटरप्रेटेड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। नल वैल्यूज 3 तरीके से आ सकती है। या तो कोई डेटा वहाँ पे मिसिंग है, हमको पता नहीं था, या फिर नॉट नोन है, या फिर नॉट एप्लीकेबल, या तो हम ऐसा डेटा रख रहे थे जो उस फील्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो इन 3 तरीकों से नल वैल्यूज आ सकती है। तो हमें नल वैल्यू का पहले से डिफाइन करके रखना चाहिए कि हमने नल वैल्यू क्यों रखी है, हमें इस कॉलम में नल चाहिए या नहीं चाहिए। प्राइमरी की वैल्यू कभी भी हम नल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने प्राइमरी की वैल्यू में नल वैल्यू को रख दिया तो हम उस फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमें नल वैल्यू डिफाइन करके रखनी चाहिए कि हमें उसकी ज़रूरत है इस एट्रीब्यूट में या फिर नहीं। तो यही है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग।
इसमें ये बताया है द स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर डेटाबेस मस्ट बी स्टोर एन ऑनलाइन कैटलॉग नोन एज डेटा डिक्शनरी which can be accessed by authorized user. User can use the same query language to access the catalog which they use to access the database itself. इसमें यह बताया गया है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन है, कितनी टेबल्स हैं हमारे डेटाबेस में, टेबल्स में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, जो एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर है हमारा डेटाबेस का, वो भी किसी टेबल में कहीं पे स्टोर करके रखा होना चाहिए जिसका नाम है डेटा डिक्शनरी। तो जब वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगा तो हम उसको भी एक्सेस कर पाएँ वाया मीन्स ऑफ क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, जो कि क्वेरी लैंग्वेज हम और टेबल्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही उस टेबल को भी हम एक्सेस कर पाएँ और टेबल के स्ट्रक्चर से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन उस डेटा डिक्शनरी में स्टोर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किस एट्रीब्यूट में किस तरह की वैल्यू रखनी है, कौन से कंस्ट्रेंट लगे हैं उस पर। कंस्ट्रेंट के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स और भी अगली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर्स, कितनी टेबल्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में स्टोर्ड होनी चाहिए। अब अगला है रूल नंबर 5, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। इसमें यह है अ डेटाबेस कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग अ लैंग्वेज हैविंग लीनियर सिंटैक्स दैट सपोर्ट डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट ऑपरेशन। जो भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके पास अपनी एक सब लैंग्वेज होनी चाहिए। सब लैंग्वेज मतलब कोई भी क्वेरी लैंग्वेज होनी चाहिए जिस लैंग्वेज से हम डेटा डेफिनेशन की जो ऑपरेशन है, मतलब डेटाबेस कोई डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाने में, डेटा मैनिपुलेशन करने में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, हम सेम लैंग्वेज से हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। दिस लैंग्वेज कैन बी यूज डायरेक्टली और बाय मीन्स ऑफ सम एप्लीकेशन। इस लैंग्वेज को हम या तो डायरेक्टली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में लिख के उसका यूज़ कर पाएँ, या तो किसी दूसरे एप्लीकेशन में लिख के हम उसको उस लैंग्वेज के थ्रू डिज़ायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। जो हमको डेटाबेस में चेंजेस करने हैं या कुछ भी करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो हम उस चीज़ को कर पाएँ उस लैंग्वेज के थ्रू। If the database allows access to data without any help of this language, then it is considered as a violation. अगर डेटाबेस अपने एक्सेस दे देता है बिना इस लैंग्वेज को यूज़ किए, तो ये एक तरह का वायलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम इस लैंग्वेज को यूज़ करके ही हम डेटाबेस को एक्सेस कर पाएँ, ये भी होना चाहिए। तो ज़्यादातर आजकल के जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं वो ज़्यादातर एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये एसक्यूएल लैंग्वेज सपोर्ट करे, एक इनके पास हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए और बिना उस लैंग्वेज के हम डेटाबेस को एक्सेस ना कर पाएँ। यही रूल नंबर 5 कहता है। अब अगला रूल है रूल नंबर 6, जो कि है व्यू अपडेटिंग रूल। इसमें है ऑल द व्यूज ऑफ डेटाबेस विच कैन थ्योरेटिकली बी अपडेटेड मस्ट ऑल्सो बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम। व्यूज होती है एक तरह की वर्चुअल टेबल। फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस में कई सारी टेबल्स होती हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी टेबल ना देखें, हमें उसके सिर्फ कुछ कॉलम्स ही को दिखाई दे, कुछ कॉलम्स की हमको ज़रूरत है, तो हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एक टेबल है स्टूडेंट नाम की जिसमें स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि रोल नंबर और नेम ही हम देखना चाहते हैं, तो हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। तो व्यू एक वर्चुअल टेबल दिखेगी हमको जिसमें सिर्फ रोल नंबर और नेम दिखेगा। तो वो व्यू हम क्रिएट कर पाएँ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में,
अगर वो हम थियोरेटिकली कर सकते हैं तो हमें वो फैसिलिटी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे। यही रूल नंबर 6 कहता है। अगला है हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रूल। हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रूल। A database must support high level insertion, updation and deletion. This must not be limited to a single row, that is, it must also support union, intersection and minus operation to yield set of data records. यानी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन ये सारे ऑपरेशंस हम डीबीएम सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस पे कर पाएँ, और साथ ही सेट ऑपरेशंस जो होते हैं जैसे माइनस, यूनियन, इंसर्शन, जो हम मैथ्स में सेट पढ़ते थे, सेट ऑपरेशन जो होते हैं वो भी हम इसमें कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ। और ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करें ये सिर्फ एक सिंगल रो को ही ना इफेक्ट करे, बल्कि मल्टीपल रोज को भी सेम तरीके से हम इंसर्ट कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ, डिलीट कर पाएँ, या फिर जो भी ऑपरेशन करना है हम मल्टीपल रोज पे भी कर पाएँ। यही रूल नंबर 7 कहता है। अब रूल नंबर 8 है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा और लॉजिकल डेटा क्या होता है, आइए हम इस डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये दोनों ही डीबीएमएस का एग्जांपल है। ये लॉजिकल व्यू है डीबीएमएस का, ये फिजिकल व्यू है। तो लॉजिकल व्यू डीबीएमएस का क्या होता है कि डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लॉजिकली हमको ऐसा दिखाते हैं कि वो एक कलेक्शन ऑफ टेबल्स है, यानी डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। लेकिन एक्चुअली फिजिकली वो किस तरह से हार्ड डिस्क पे सेव है, वो हार्ड डिस्क पे एज अ फॉर्म ऑफ फाइल्स सेव होते हैं। ये हम पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कोई भी चीज़ हम हार्ड डिस्क में एज अ फाइल सेव करते हैं, लेकिन वो हमें थियोरेटिकली लॉजिकली जो है व्यू वो हमको दिखाता है जैसे कि वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। ये टेबल्स की जितने भी संख्या है, जितने भी नंबर्स हैं इस टेबल्स के, हो सकता है फाइल्स के नंबर उनसे ज़्यादा हों या फाइल्स के नंबर कम हो। ज़रूरी नहीं जितनी टेबल्स हो उतनी नंबर ऑफ फाइल्स डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाए डेटाबेस क्रिएट करने में। तो ये दोनों ही, ये लॉजिकल व्यू है, ये फिजिकल व्यू है। तो यही इस रूल में बताया गया है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन that access the database. Any change in the physical structure of a database must not affect any impact on how the data is being accessed by external application. तो डेटाबेस का जो फिजिकल व्यू हमने देखा, जैसे फिजिकली वो कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, तो अगर हम किसी फाइल को उसको हम किसी भी फाइल को हम रीनेम कर दें या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दें, एक डिस्क से दूसरी डिस्क में, तो उसका इम्पैक्ट हमारे एप्लीकेशन पे ना पड़े। एनी चेंज इन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, यानी हम कैसा हमारा स्ट्रक्चर है, कैसे फाइल्स सेव हैं, कहाँ पे सेव हैं, रीनेम फाइल के नेम क्या हैं, उन सब का इम्पैक्ट जो है हमारे एप्लीकेशन पे ना पड़े। यही फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल कहता है। यानी अगर हम किसी फाइल को रीनेम करते हैं या मूव करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन वैसे ही रहे। रूल नंबर 9 है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो अब लॉजिकल डेटा के बारे में बात होगी। लॉजिकली हमने देखा था कि डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो अगर किसी टेबल को हम ब्रेक कर दें दो टेबल्स में, या फिर किसी टेबल को हम उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर दें, या फिर कुछ और ऑपरेशन हम करें, अगर टेबल का स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं तो भी हमारा एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। द लॉजिकल डेटा इन अ डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स यूजर व्यू।
एनी चेंज इन लॉजिकल डेटा मस्ट नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन यूजिंग इट। अगर हम कोई भी लॉजिकल डेटा पे चेंज करते हैं तो वो एप्लीकेशन पे कोई भी इफेक्ट ना करे। For example, if two tables are merged or one is split into two different tables, there should be no impact or change on the user application। यानी अगर हम एक टेबल को दो में स्प्लिट कर दें या फिर दो टेबल को आपस में मर्ज कर दें तो भी यूज़र जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े उसका। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट रूल टू अप्लाई। ये ही सबसे डिफ़िकल्ट रूल होता है इन 12 रूल्स में अप्लाई करने के लिए। तो यही रूल नंबर 9 है। अब रूल नंबर 10 है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी मतलब होता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई कर पाए। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब होता है एक तरह की हम रुकावट उसमें लिमिटेशन हम सेट कर देते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम डीबीएमएस डेटाबेस बनाने में हम उसमें किसी फील्ड के कुछ लिमिटेशन सेट कर दें किसी एट्रीब्यूट के, तो ये हमें फैसिलिटी डीबीएमएस प्रोवाइड करे। अ डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ अ एप्लीकेशन दैट यूजेज इट। डेटाबेस हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो भी एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रही है, यानी मल्टीपल एप्लीकेशन एक डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। All its integrity constraint can be independently modified without the need of any change in the application। उसके जितने भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमने उस पर लगाए हैं, लिमिटेशंस लगाई हैं, वो हम मॉडिफाई कर पाएँ कभी भी बिना उसके एप्लीकेशन को चेंज किए हुए। दिस रूल मेक्स अ डेटाबेस इंडिपेंडेंस ऑफ द फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड इंटरफेस। यही रूल हमें इंडिपेंडेंस देता है कि हमारा एप्लीकेशन हम किसी भी एप्लीकेशन पे अपना डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है जैसे किसी टेबल में अगर स्टूडेंट नाम की टेबल है तो अगर नेम है तो नेम में हम सिर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ कर पाएँ, ये एक तरह का कंस्ट्रेंट है। उसमें हम नंबर नहीं लिख सकते हैं। या फिर अगर एज है तो एज मिनिमम 0 से लेके 40 के बीच में ही हम इंसर्ट कर पाएँ, ये एक तरह का कंस्ट्रेंट है। या फिर अगर बुक्स की इंफॉर्मेशन है तो बुक की कॉस्ट जो है वो 0 से 1000 के बीच में हो, ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट है। तो ये सब जो हम कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। अगर किसी कॉलम में नल वैल्यू रखनी है तो ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट है। तो हमें ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इस तरह की फैसिलिटी दें, हम किसी भी एक्सटर्नल प्रोग्राम का यूज़ करके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ना लगाएं। हमें ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर पहले से ही इस तरह की फैसिलिटी दें अगर वो रिलेशनल कहलाना चाहते हैं तो ये रूल नंबर 10 कहता है। रूल नंबर 11 है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन एक नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म है। मतलब जहाँ पे भी डेटाबेस रखा है वो एक कंप्यूटर ना होके मल्टीपल कंप्यूटर में थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूज़र को उससे कोई असर ना हो, कोई यूज़र एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट ना पड़े, कि यूज़र को कोई इससे लेना देना ना हो कि जो भी वो डेटाबेस यूज़ कर रहा है वो एक कंप्यूटर पे ना हो करके मल्टीपल कंप्यूटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस है। द एंड यूज़र मस्ट नॉट बी एबल टू सी दैट द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरियस लोकेशंस। Users should always get the impression that the data is located at only one site. This rule has been regarded as the foundation of distributed database। तो यही रूल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बनाने के लिए फाउंडेशन रूल है। और यूज़र को ये लगता है इस डिस्ट्रीब्यूशन होने से कि यूज़र को मतलब पता नहीं चलता है कि वो जिस कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है कि डेटाबेस उसमें है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको ये लगता है कि डेटाबेस जो है वो
एक ही जगह पे स्टोर है। तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। और लास्ट रूल है रूल नंबर 12, नॉन सबवर्जन रूल। If a system has an interface that provides access to low-level records, then the interface must not be able to subvert the system and bypass security and integrity constraint। मतलब अगर लो लेवल एक्सेस हमको मिल जाती है किसी भी डेटाबेस में, किसी भी डेटाबेस पे अगर हम डायरेक्टली उस पर फाइल्स में काम कर पा रहे हैं, यानी हम टेबल्स पे ना काम करके डायरेक्टली फाइल्स पे हम अगर काम कर रहे हैं, या फिर हम उसको किसी तरह भी अंदर हम उन फाइल्स के पेनिट्रेट कर पा रहे हैं बिना उसको टेबल्स की तरह लिए, अगर हम फाइल्स पे डायरेक्टली लो लेवल एक्सेस कर पा रहे हैं, तो तब भी हम उसके अंदर जो हमने सिक्योरिटी फीचर्स रखे हुए हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रखे हुए हैं, हम तब भी उनको नज़रअंदाज ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्टूडेंट की एज जो हमने 0 से 40 ली थी, अगर हमने 0 से 40 इस तरह का कंस्ट्रेंट उस कॉलम पे लगा रखा है और हम डायरेक्टली फाइल्स पे काम कर रहे हैं, और तब भी हम उस कॉलम में 40 से ऊपर या 0 के नीचे की वैल्यू स्टोर ना कर पाए, तो ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए। और सिक्योरिटी फीचर्स भी हमको वैसे ही मिलने चाहिए अगर हम लो लेवल एक्सेस कर रहे हैं किसी डेटाबेस की, तब भी। तो यही है रूल नंबर 12, नॉन सबवर्जन रूल। तो आई होप आपको रूल्स 12 रूल्स ये क्लियर हुए हो, कुछ रूल्स समझ में आए हो। तो ये सबको डिफ़िकल्टी होती है जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप तो इसको लाइक करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसको सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है या कुछ मुझसे जानना है तो आप कमेंट करिए इस वीडियो में। और ये मेरी ईमेल आईडी है skb.tuts@gmail.com। इस पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट learndbms.tk, इसको आप विजिट करिए, इसमें सभी लिंक्स आपको वीडियो के लाइन वाइज मिल जाएंगे। और ये मेरी पर्सनल वेबसाइट sunilkumarvajpayee.ga, इसको ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू।